जादूगर और गंजे बौने। एक दिन राजकुमार हेनरी अपने राजीपरिस्तान की सैर के लिए निकला। चलते चलते उसने देखा कि बहुत सारे बौने उसकी तरफ आ रहे हैं। वे सब बहुत दुखी लग रहे थे। किसी के सिर पर बौनों वाली लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सिर पूरी तरह गंजे थे। उनके सिर ऐसे लग रहे थे जैसे बिना छिलके के उबले हुए अंडे हों। उनमें से एक बौना सबसे कीमती कपड़े पहने हुए था। राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या परेशानी है? राजकुमार की हमदर्दी भरी बात सुनकर उस बौने की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हम उत्तर दिशा में रहने वाले बौने हैं। मैं इनका राजा हूं। आजकल हम एक बड़ी मुसीबत में हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? बौनों का राजा बताने लगा, आज हम सब सुबह टहलने के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला। वह दिखने में बहुत अच्छा और भला लग रहा था। वह हमें जंगल में अपने घर ले गया और हमें टॉफियां खाने को दी। हमने खुशी खुशी एक एक टॉफी खा ली और उसका धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही हमने टॉफियां खाईं, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे साथ क्या हुआ। राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ? बौनों के राजा ने कहा, जैसे ही हमने टॉफी खाई, हमारे सिर के सारे बाल झड़कर जमीन पर गिर गए और हम सब गंजे हो गए। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसे देखकर बाकी बौने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि जमीन पर एक छोटा सा तालाब बन गया। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने उस जादूगर से नहीं कहा कि तुम्हारे बाल वापस कर दे? बौनों के राजा ने कहा, क्यों नहीं? हमने उससे कहा, लेकिन उसने कहा कि बाल वापस पाने के लिए हमें उसे 100 सोने के सिक्के देने होंगे। पर मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत करवाई थी, उसमें ही सारे पैसे खर्च हो गए। अब हमें हर जगह गंजे होकर जाना पड़ता है। यह कहकर वह फिर से रोने लगा। राजकुमार ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उस जादूगर के पास जाकर बात करता हूं। बौनों के राजा ने राजकुमार को सावधान करते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। वह जादूगर बहुत चालाक है। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा बना दे। राजकुमार हंस पड़ा, क्योंकि बौनों के राजा को एक राज नहीं पता था। राजकुमार पर किसी भी जादू का असर नहीं होता था। एक बार पूर्णिमा की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने राजकुमार को कई फूलों की खुशबू से नहला दिया था, जिससे उस पर कोई जादू असर नहीं करता था। बौनों ने राजकुमार को जादूगर के घर का पता बताया और राजकुमार वहां पहुंच गया। वह अब जादूगर के घर के दरवाजे पर खड़ा था। जादूगर ने राजकुमार को देखा और चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है, स्वागत है। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, आपका घर बहुत सुंदर है। जंगल की खुली हवा में रहना तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। जादूगर गर्व से बोला, हाँ, बिल्कुल। क्या आप मेरे घर के अंदर आना चाहेंगे? मेरे पास कुछ अजीब चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। राजकुमार ने हामी भरी और जादूगर के साथ घर के अंदर चला गया। जादूगर ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद अलमारी से टॉफियों का डिब्बा निकाल लाया। उसने कहा, ये टॉफियां बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने इन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से खरीदा है। आप भी चखिए। राजकुमार जानता था कि यही टॉफियां खाकर बौने गंजे हो गए थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर एक टॉफी ले ली और खाने लगा। टॉफी वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। जादूगर गौर से राजकुमार को देखने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि राजकुमार के बाल नहीं झड़ रहे हैं, तो वह हैरान रह गया। फिर राजकुमार खुशी से कुर्सी से उछल पड़ा और नाटक करने लगा। मुझे अब सब कुछ पता चल रहा है। मैं सितारों की भाषा समझ सकता हूँ। मैं घास के बढ़ने की आवाज भी सुन सकता हूँ। मैं अब सारी भाषाएं जानता हूँ। जादूगर चौंक कर बोला, क्या सच में? शायद मैंने तुम्हें गलत टॉफी खिला दी है। राजकुमार कूदता नाचता बोला, मुझे और टॉफियां दो, मुझे और टॉफियां चाहिए।
फिर उसने डिब्बे से 4-5 और टॉफियां निकाली और मजे से खा ली। जादूगर ने सोचा कि शायद ऊपर वाली टॉफियां ही गंजेपन वाली थीं। अब वह खुद लालच में आ गया और ढेर सारी टॉफियां अपने मुंह में भर ली। कुछ देर बाद उसके सिर से बाल झड़ने लगे। हाँ, आप सही समझे। जादूगर भी गंजा हो गया। वह चिल्लाया, ओह नहीं, मैं भी गंजा हो गया। अब मैं शाम को घूमने कैसे जाऊंगा? राजकुमार ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे जादूगर की हालत पर बड़ा दुख हुआ हो। उसने कहा, चलिए, हम कोई उपाय ढूंढते हैं। उन्होंने एक किताब में से एक जादुई मंत्र ढूंढा जिसमें लिखा था, शहद, ओस की बूंदें, मक्का के फूल की खुशबू और चांदी के पानी को उल्लू के पंख से हिलाकर मिलाओ। सब चीजें मिल गईं। फिर जादूगर बोला, अब मुझे घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद करनी होगी और 99 तक गिनती करनी होगी। उसके बाद तुम मेरे सिर पर यह दवा डाल देना, जिससे मेरे बाल फिर से उगाएंगे। जैसे ही जादूगर ने आंखें बंद की, राजकुमार दवा की बोतल लेकर बौनों के पास भागा। उसने कहा, जल्दी करो, जमीन पर बैठकर आंखें बंद करो और 99 तक गिनो। फिर मैं ये दवा तुम्हारे सिर पर डालूंगा। सभी बौनों ने गिनती गिनी और राजकुमार ने उनके सिर पर दवा डाल दी। देखते ही देखते सबके सिर पर बाल उगाए। वे सब बहुत खुश हुए। फिर अचानक जंगल से एक गुस्से भरी आवाज आई। वह जादूगर था। उसकी आंखों से गुस्से के मारे जैसे आग निकल रही थी। वह चिल्लाया, झूठे राजकुमार, तुम मेरी दवा लेकर भाग गए। राजकुमार हंसा और बोला, झूठे तुम हो। तुमने बौनों को गंजा कर दिया और मैंने उन्हें ठीक कर दिया। उसने बोतल वापस फेंकी। जादूगर ने जल्दी से पकड़ ली, लेकिन बोतल में बस 2 बूंदें बची थीं। उसने वो अपने सिर पर डाली, जिसे सिर्फ 4 लंबे बाल उगाए। अब वह बहुत मजाकिया लग रहा था। लालची मगरमच्छ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था। शेर का एक बेटा था जिसका नाम ठूटो था। ठूटो बहुत बहादुर और समझदार था। जंगल में एक बहुत ही सुंदर तालाब था, लेकिन उसमें मगरमच्छ रहते थे। वे बहुत ज्यादा जिद्दी और लालची थे। वे तालाब में अपनी मर्जी चलाते थे और किसी को भी पानी पीने नहीं देते थे। मगरमच्छ कहते थे, अगर पानी पीना है तो पहले हमारे लिए फल वगैरह लाओ, तभी पानी मिलेगा। बेचारे जानवर जंगल से फल इकट्ठा करते और मगरमच्छों को देते, तब जाकर उन्हें पानी पीने दिया जाता। सब जानवर मगरमच्छों से बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर सोचा कि हमें ये बात जंगल के राजा शेर को बतानी चाहिए। सभी जानवर चल पड़े शेर के पास, लेकिन तभी चालाक लोमड़ी बोली, अगर शेर इस मामले में कुछ नहीं करता, तो वह जंगल का सच्चा राजा नहीं कहलाएगा। लोमड़ी ने सब जानवरों को शेर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। सभी जानवर मिलकर राजा शेर के पास गए और सारी बात बता दी। साथ ही कहा, अगर आप हमें मगरमच्छों से नहीं बचा सकते, तो आप ये जंगल छोड़ दीजिए। इतना कहकर सब जानवर वहां से चले गए। यह सब शेर का बेटा टूटो सुन रहा था। शेर सारी रात परेशान रहा। टूटो ने सब देखा। अगले दिन टूटो ने सारे जानवरों को बुलाया और कहा, हमारे राजा शेर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा आपका ख्याल रखा है। अब जब उन्हें आपकी जरूरत है, तो आप उनका साथ छोड़ रहे हैं। लोमड़ी ने ताना मारा, इस छोटे से बच्चे को क्या पता इन बातों का। लेकिन टूटो की बात सबके दिल को छू गई। सभी जानवर शेर के पास वापस गए और माफी मांगी। उन्होंने कहा, अब हम सब मिलकर मगरमच्छों का सामना करेंगे। अब सब सोचने लगे कि मगरमच्छों को कैसे हराया जाए। तभी टूटो बोला, मगरमच्छों को खाने का बहुत शौक है और उनका सबसे पसंदीदा खाना खरगोश है। अब तो सभी डर गए कि खरगोश की तो अब खैर नहीं। तभी हाथी बोला, हम खरगोश को मार तो नहीं सकते। टूटो ने कहा, नहीं, हम उसे मारेंगे नहीं, बस थोड़ा उसका इस्तेमाल करेंगे। सभी जानवर हैरान हो गए कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतनी समझदारी की बात कैसे कर रहा है। खरगोश को सबने समझाया और कहा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम सब आराम से रह पाएंगे।
खरगोश मान गया। सबने मिलकर एक बहुत बड़ा खोदा और ऊपर पत्ते डाल दिए ताकि मगरमच्छों को पता न चले। अब योजना शुरू हुई। खरगोश बिना पूछे तालाब से पानी पीने लगा। मगरमच्छों को गुस्सा आ गया। एक बोला, इसकी सजा है कि इसे खा लिया जाए। बाकी मगरमच्छों के मुंह में पानी भर आया। जैसे ही वे खरगोश की तरफ बढ़े, खरगोश धीरे धीरे भागने लगा। मगरमच्छ लालच में उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते वे उस जगह पहुंचे जहां गड्ढा था। खरगोश छलांग मारकर उस गड्ढे के ऊपर से कूद गया, लेकिन सारे मगरमच्छ गड्ढे में गिर गए। इस तरह सब मगरमच्छ अपने लालच की सजा पा गए। सबने राहत की सांस ली और टूटो व खरगोश का धन्यवाद किया। राजा शेर ने एक बड़ी दावत रखी और फिर सारे जानवर पहले की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। गधे की हजामत। नज्जू नाई की हजामत का दूर दूर तक बड़ा नाम था। वह अपने काम में इतना माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी हजामत करता तो भी कोई गलती नहीं होती। उसकी इस बेहतरीन कारीगरी की वजह से बड़े बड़े अमीर, वजीर, मशीर और दूर दराज से लोग उसकी दुकान पर हजामत बनवाने को अपनी किस्मत समझते थे। एक दिन जब नज्जू नाई अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो बाहर से किसी लकड़हारे की आवाज आई, सूखी लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। नज्जू नाई बाहर निकला और देखा कि एक आदमी अपने गधे पर लकड़ियां लादे ले जा रहा था। नज्जू नाई बोला, 2 आने में लकड़ी दे दो भाई। लकड़ी वाला बोला, 1 मन लकड़ी के 2 आने? तौबा तौबा, और मुंह बनाते हुए जाने लगा। नज्जू उसे देखकर कुछ सोचने लगा। अरे नाराज मत हो, खुद ही बताओ कितने में दोगे? नज्जू ने पुकारा। लकड़हारा बोला, 4 आने से कम मैं नहीं दूंगा भाई। नज्जू ने पूछा, पूरी सारी लकड़ी? हाँ जी, बिल्कुल सारी की सारी। एक भी कम नहीं? हाँ जी, एक भी कम नहीं। गधे पर लदी सारी लकड़ियां तुम्हारी। सोच लो भाई, बाद में पछताना मत। सोचने की क्या बात है जी, ये तो मेरा रोज का काम है। ठीक है फिर, उतार दो सारी लकड़ी और पैसे ले लो। लकड़हारे ने गधे से सारी लकड़ियां उतारकर दुकान में रख दी और पैसे मांगने लगा। नज्जू बोला, अरे माल तो पूरा दो। लकड़हारे ने हैरानी से कहा, जनाब सारा माल दे दिया है। नज्जू ने गधे की पीठ पर बंधी लकड़ी की काठी की ओर इशारा कर कहा, और ये लकड़ी? लकड़हारा बोला, ये तो गधे की काठी है। नज्जू बोला, है तो लकड़ी ही ना? जी जी। क्या जी जी लगा रखा है? तुमने कहा था गधे पर लदी एक भी लकड़ी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जू ने काठी भी उतारी और पैसे देकर बोला, ये लो अपने पैसे। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन नज्जू ने काठी नहीं लौटाई। मजबूर होकर वह काजी साहब के पास गया, मगर काजी साहब ने उसे डांटकर भगा दिया, क्योंकि वह भी नज्जू का ग्राहक था। वह कई और रईसों के पास गया, लेकिन नज्जू के ग्राहक होने की वजह से किसी ने भी इंसाफ नहीं किया। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि वह बादशाह सलामत के पास जाए। आखिर उम्मीद की आखिरी किरण लेकर वह दरबार पहुंचा। उसने सारी बात बादशाह को बताई। बादशाह सलामत बोले, नज्जू ने तेरी सादगी का फायदा उठाया है। सौदा करने से पहले सावधानी जरूरी होती है, लेकिन अब जो मैं कहूं वह करना। ध्यान से सुनो। बादशाह ने कान में एक योजना बताई। कुछ दिनों बाद लकड़हारा फिर नज्जू नाई की दुकान पर गया। नज्जू ने पूछा, कहो भाई, कैसे आना हुआ? लकड़हारा बोला, भाई मुझे बादशाह के महल में नौकरी मिल गई है, लेकिन शर्त यह है कि महल के दरोगा को एक बढ़िया हजामत चाहिए। नज्जू खुश होकर बोला, बहुत अच्छा। फिर मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप गधे को भी आदमी बना देते हैं। नज्जू मुस्कुराया, शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। अब मैं भी उन लोगों में शामिल होना चाहता हूं। मतलब मुझे और मेरे साथी को हजामत बनवानी है। कितने पैसे लेंगे? दोनों की 4 आने लगेंगे। ठीक है, पहले मेरी हजामत बनाए, फिर मेरे साथी की। नज्जू ने उसकी हजामत बनाई और बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुलाओ। लकड़हारा बाहर गया और अपना गधा अंदर लाया। लीजिए जनाब, ये रहा मेरा साथी। इसकी चमड़ी नाजुक है, ध्यान से हजामत बनाएगा। नज्जू जोर से चिल्लाया, क्या मजाक है ये?
मैं इंसानों की हजामत बनाता हूँ, जानवरों की नहीं। इसे बाहर निकालो। लकड़हारा बोला, आपने कहा था कि मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। अब अगर आप मुकर गए तो मैं पैसे नहीं दूंगा। नज्जू को सारी बात समझ में आ गई। उसने डंडा उठाया और गधे को मार मार कर भगा दिया। लकड़हारे को भी धक्के मारकर दुकान से निकाल दिया। लकड़हारा फिर बादशाह के पास गया। बादशाह ने सारा हाल सुना और तुरंत हुक्म दिया, नज्जू नाई को हाजिर किया जाए। सिपाही तुरंत जाकर नज्जू को पकड़ लाए। बादशाह ने गुस्से में पूछा, नज्जू, क्या तुमने उसकी और उसके दोस्त की हजामत का वादा किया था? नज्जू ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर। बादशाह बोले, तो फिर तुमने किया क्यों नहीं? नज्जू बोला, हुजूर, मुझे क्या पता था कि उसका दोस्त गधा होगा। बादशाह ने कहा, गधा हो या इंसान, अगर काठी को लकड़ी में गिन सकते हो तो गधे की भी हजामत बनानी पड़ेगी। कल शहर के चौराहे पर सबके सामने गधे की हजामत बनाओगे और उसकी काठी वापस दोगे। यही हमारा हुक्म है। अगले दिन पूरे चौराहे पर नज्जू गधे की हजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। नज्जू की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कुछ दिन बाद शर्म से वह वहां से कहीं और चला गया। चार गहरे दोस्त, जिनकी उम्र लगभग ये 65 साल थी, एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के लिए ट्रेन में सवार थे। डिब्बे में बैठकर वे चारों हंसी मजाक और बातचीत में व्यस्त थे कि उनकी नजर एक अलग थलग बैठे व्यक्ति पर पड़ी, जिसने सोने के फ्रेम वाली ऐनक पहनी हुई थी और कीमती कपड़े पहने थे। उसके सिर पर कीमती टोपी थी, गले में मोटी सोने की चेन थी और वास्कट में भी एक सोने की चेन लटक रही थी, जिसका दूसरा सिरा वास्कट की जेब में जा रहा था। कुछ देर बाद उसने उसी चेन की मदद से जेब से घड़ी निकाली, समय देखा और वापस जेब में रख दी। वह घड़ी भी सोने की फ्रेम में जड़ी हुई थी। उसकी हर चीज और उसका हुलिया इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह बहुत अमीर आदमी है। चारों दोस्त उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। फर्स्ट क्लास के उस डिब्बे में उन पांच के अलावा और कोई नहीं था। एक दोस्त उम्रदराज बोला, मुझे तो ये कोई बड़ा जमींदार या वडेरा लग रहा है। जमींदार या वडेरा कभी अकेले सफर नहीं करते, उनके साथ तो पूरा लाव लश्कर होता है। दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने कहा, मुझे तो ये कोई बड़ा सरकारी अफसर लग रहा है। तीसरे दोस्त अब्दुल्ला ने राय दी। चौथे दोस्त हमीद ने कहा, सरकारी अफसरों का ऐसा हुलिया नहीं होता, मुझे तो ये कोई तस्कर लगता है। हमीद चारों में सबसे चालाक और लालची था। चारों दोस्त आपस में धीरे धीरे बात करने लगे कि ये कोई बड़ा आदमी है। चलो कोई तरकीब लगाकर इसे बेवकूफ बनाते हैं और कुछ माल हथिया लेते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई और उस अमीर आदमी के पास गए। दुआ सलाम और हाल चाल पूछने के बाद बोले, जनाब, सफर लंबा है, इसलिए समय बिताने के लिए कोई ना कोई खेल होना चाहिए ताकि सफर आसानी से कट जाए। हमारे दिमाग में एक खेल है, अगर इजाजत हो तो शुरू करें। अमीर आदमी ने चारों को एक बार गौर से देखा और बोला, मंजूर है। चारों दोस्तों ने उसे खेल की शर्तें बताई। हम में से हर एक एक कहानी सुनाएगा। अगर आपने उसे झूठ माना तो आपको अपनी जेब और पास की सभी कीमती चीजें हमें देनी होंगी। यही शर्त हमारे लिए भी होगी। आप कोई कहानी सुनाएंगे। अगर हम उसे सच मानने में नाकाम हुए तो हमारी जेब में जो कुछ होगा वह आपका हो जाएगा। अमीर आदमी ने कहा, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। फिर सबसे पहले उम्रदराज ने कहानी सुनाई। मैं अभी 3 महीने का भी नहीं था। मेरी माँ पंगोड़े में मुझे सुलाकर परेशान थी। उन्हें कच्चे पपीते की जरूरत थी जो घर के आंगन में लगे पेड़ पर थे। पापा ने मना कर दिया चढ़ने से। मैं उनकी परेशानी देख नहीं सका। पंगोड़े से निकला, पेड़ पर चढ़ा, पपीते तोड़े, रसोई के दरवाजे पर रख दिए और वापस पंगोड़े में लेट गया। अमीर आदमी ने जवाब दिया, मैं इसे सच मानता हूं, मुमकिन है। फिर रहीम बख्श ने कहानी सुनाई। एक बार मैं सड़क किनारे चल रहा था। एक नीम के नीचे बड़ी बड़ी मीठी सी निम्मकोलियां पड़ी थीं। पेड़ पर चढ़कर और खाइन, लेकिन उतरना नहीं आता था। पास की सीढ़ी वाली दुकान पर गया, किराए पर सीढ़ी ली और उतरा। अमीर आदमी ने कहा, मैं इसे भी सच मानता हूं, अक्लमंदी की बात की आपने।
फिर अब्दुल्ला बोला, मैं एक बार उत्तर भारत के जंगलों में घुस गया। एक बब्बर शेर सामने आ गया। मैंने उसे कहा, मैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। वह मुझ पर झपटा। मैंने दोनों हाथों से उसके जबड़े पकड़ लिए और जोर लगाकर फाड़ दिए। अमीर आदमी बोला, आपका हुलिया बता रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं मानता हूं। तीनों के झूठ अमीर आदमी ने मान लिए। अब चौथे दोस्त हमीदा की बारी थी। उसने सोचा, ऐसा झूठ बोलूं जो कोई भी न माने। उसने कहानी सुनाई। मैं मछली पकड़ने समुद्र गया। बड़ी व्हेल मछली ने मुझ पर हमला किया। मैंने उसकी दोनों आंखें निकाल दी, उसे मार डाला। मुझे भूख लगी थी। समुद्र में ही पत्थरों पर आग जलाई और उसका गोश्त भूनकर खा लिया। और बोला, आपको तो इस पर यकीन नहीं होगा? अमीर आदमी बोला, मैं मानता हूं, पानी में आग लगाना मुमकिन है। उर्दू के कई गीत और शेरों में इसका जिक्र है। चारों दोस्त हैरान रह गए। अब अमीर आदमी की बारी थी। उसने कहानी सुनाई। मेरे पास सब्जियों का फार्म है। 65 साल पहले मैंने कद्दू को बड़ा करने का प्रयोग किया। 4 बड़े कद्दू उगे। जब काटे तो हर एक में एक बच्चा निकला। वे चारों मैं पालता रहा। खेतों में काम करते थे। फिर एक दिन भाग गए। आज तुम चारों वही हो। अब तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। और बोला, बताओ, मेरी बात पर यकीन है या नहीं? चारों दोस्त पशुपेश में पड़ गए। अगर मानते तो जिंदगी भर गुलाम बनकर काम करना पड़ता, और अगर नकारते तो शर्त के अनुसार अपनी सारी कीमती चीजें हारते। उन्होंने हार मानने का फैसला किया। अमीर आदमी ने उनकी सारी घड़ियां, चेन और पैसे ले लिए और अगले स्टेशन पर उतर गया। समुंदर के किनारे की कहानी। समुंदर के किनारे एक मिनी मछली, पेटू केकड़ा और छोटू घोगा रहते थे। तीनों में एक गहरी दोस्ती थी। उनके बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती थी और एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। लेकिन कोई किसी की बात को गंभीरता से नहीं लेता था। घोंघा भले ही छोटा था, लेकिन उसकी बातें बहुत मजेदार होती थीं। एक शाम रेत से भरे तट पर तीनों हल्की हल्की लहरों के साथ लोटपोट होकर मस्ती में बातें कर रहे थे। मिनी मछली इतराते हुए बोली, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे कितना चमकीला और खूबसूरत पहनावा दिया है। मैं खुद पर जितना नाज करूं कम है। काश तुम लोगों को भी ऐसी कोई खूबी मिली होती। पेटू केकड़े को यह बात हजम नहीं हुई। उसने मछली को जवाब दिया, बहन, अपने हुस्न पर इतना घमंड मत करो। तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक सेकंड में निगल सकता हूं। बात बिगड़ती देख घोगे ने बीच में हस्तक्षेप किया, आप नहीं जानते, मिनी की अकल उसके पेट में है। वो तो बस यूं ही बेवकूफी की बातें करती रहती है। चलिए हमारी नादानियों को नजरअंदाज कीजिए। केकड़ा गुस्से में बोला, देखो, अल्लाह ने मेरे चिमटे जैसे पंजों में ऐसी ताकत दी है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूं। केकड़े का मूड देखकर घोंघा चुप रहना ही बेहतर समझा और हंसते हुए बोला, भाईजान, वाकई ये कुदरत की करामात है। उसने हर किसी को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। मिनी मछली ने बात बदली, दोस्तों, अब बहुत बहस हो चुकी। बताओ, कल पिकनिक पर कब चलना है? केकड़ा बोला, हाँ हाँ, चलेंगे। चिंता मत करो, हमारे बीच थोड़ी बहुत तकरार तो होती ही रहती है। इसके बिना दोस्ती कैसी? तो सुनो, जैसे ही सूरज मामा हमें जगाएंगे, हम घूमने निकल पड़ेंगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, तीनों खुशी खुशी घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते वे अपने इलाके से काफी दूर निकल आए और उन्हें इसका पता तक नहीं चला। मिनी मछली बोली, दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। हम जहां भी हैं वही हमारा ठिकाना है। हम अल्लाह की आजाद मखलूक है। छोटू घोंघा उदास होकर बोला, मिनी मछली, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। हम भाई बहन एक कतार में सोते थे। अब मैं यहां अकेले कैसे सो पाऊंगा? मिनी मछली ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, देखा, अब डर के मारे घबराने लगे हो। छोटू गुस्से में बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। मिनी मछली उसे मनाने लगी, हर बात पर नाराज होना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त। डरने की क्या बात है?
मैं हूं ना, और सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई पेटू केकड़े भी तो हैं। पेटू केकड़ा बोला, अगर चाहो तो तुम मेरे साथ रेत के नीचे आराम से सो सकते हो। छोटू थोड़ी देर सोचता रहा। उसके पास केकड़े की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मिनी मछली बोली, ये बहुत अच्छी सलाह है। जाओ छोटू, केकड़े के साथ चैन की नींद सो जाओ। इतना कहकर मिनी मछली पानी में छलांग लगाकर गायब हो गई। खेकड़ा खर्राटे मारकर सो गया, लेकिन छोटू को नींद नहीं आई। उसे घर की याद सताने लगी और रेत की तंग जगह में उसका दम घुटने लगा। वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार वह उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लालिमा आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही खेकड़े की आंख खुली, वह अंगड़ाई लेकर बाहर आया। तब तक मिनी मछली भी वहां पहुंच गई थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर सवालिया निगाहों से देखा। मिनी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है? केकड़ा बोला, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूं। वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलो हम उसे ढूंढते हैं। दोनों उसकी तलाश में निकल पड़े। समुद्र के किनारे बच्चे खेल में मस्त थे। छोटू घोंघा बड़ी दिलचस्पी से यह सब देख रहा था। उसे डर था कि कोई शरारती बच्चा खेलते वक्त उसे कुचल न दे। कुछ देर बाद वह वहां से निकल पड़ा और चलते चलते एक सड़क पर पहुंच गया। वहां उसे एक चूहिया दौड़ती हुई दिखाई दी। चूहिया ने घोंघे को देखा और मजाक उड़ाते हुए बोली, घोंघे मियाँ, ये क्या? तुम हमेशा अपना घर अपनी पीठ पर क्यों उठाए रहते हो? छोटू घोंघा बोला, अल्लाह ने हर जीव को सुरक्षा का एक तरीका दिया है। हर कोई अपने तरीके से अपनी हिफाजत करता है। चूहिया बोली, मेरी मानो तो इस खोल को कहीं छोड़ दो, फिर देखना तुम मेरी तरह तेज दौड़ सकोगे। तभी बिल्लियों के आने की आहट सुनकर घोंघे को एक शरारत सूझी। वह बोला, बहन चूहिया, जरा संभल के रहना। देखो, बिल्ली खाला इधर ही आ रही है। वो तुम्हें जरूर पकड़ लेंगी। अगर जान बचानी है तो यहां से भाग जाओ। इतना कहकर घोंघा चुपके से अपने खोल में छिप गया। चूहिया डर के मारे तुरंत वहां से भाग गई। छोटू घोंघा उसकी डरपोक हरकत पर मुस्कुराया और फिर समुद्र की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि उसे उसके दोनों दोस्त मिल गए। दोनों उस पर गुस्सा करने लगे, लेकिन छोटू घोंघा मसालेदार अंदाज में चूहिया की डरपोक कहानी सुनाकर मजा लेता रहा। पति पत्नी शेर और गीदड़। एक किसान था। उसने ज्वार बोई थी। जब फसल पक गई तो एक शेर आया और खेत में घुस गया। किसान एक झोंपड़ी पर बैठा हुआ था। शेर ने उससे कहा, नीचे उतरो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान ने कहा, अभी तो मैं दुबला पतला हूं, जरा खा पी कर मोटा हो जाऊं तो मुझे खा लेना। शेर रोज आता और कहता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान डर की वजह से दिन ब दिन और दुबला होता गया। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम तो अच्छा खाते पीते हो, फिर भी दुबले क्यों होते जा रहे हो? किसान ने कहा, एक शेर रोज आता है और कहता है कि वो मुझे खा जाएगा। इसी डर से मैं दुबला हो रहा हूं। किसी न किसी दिन वो मुझे खा ही जाएगा। पत्नी ने पूछा, शेर किस समय आता है? किसान ने कहा, दोपहर को। फिर पत्नी ने मर्दों के कपड़े पहने, घोड़े पर सवार हुई और हथियार उठा लिए। वो ज्वार के खेत में आई तो देखा कि शेर झोपड़ी के नीचे खड़ा है। पत्नी ने आवाज लगाई, ए किसान। किसान ने कहा, जी मालिक। पत्नी ने कहा, बादशाह शेरों के शिकार के लिए निकले हैं। क्या तुमने आसपास शेर के पैरों के निशान देखे हैं? पिछले साल के या उससे पहले के? किसान ने शेर से पूछा, अब बताओ क्या करूं? तुम्हारे बारे में बताऊं या नहीं? शेर ने कहा, हाँ, ये बादशाह का वजीर है। अब मुझे यहां से जरूर भगा दो। किसान ने कहा, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे ऊपर चादर डाल देता हूं। शेर लेट गया और किसान ने उसके ऊपर चादर डाल दी। फिर किसान ने जवाब दिया, ऐ सवार, मैंने शेर के पैरों के निशान नहीं देखे। सवार ने पूछा, ये जो मोटी काली चीज चादर के नीचे पड़ी है, ये क्या है? किसान ने कहा, ये लकड़ी है। मैं इससे हुक्का जलाने के लिए रखता हूं। पत्नी ने कहा, इसका थोड़ा हिस्सा मुझे काट कर दे दो। मैं बादशाह के लिए ले जाऊंगी। वो भी हुक्का पीते हैं।
किसान ने शेर से पूछा, अब क्या करूं? शेर ने कहा, अब मेरा कान काट कर दे दो। किसान ने शेर का एक कान काट दिया। पत्नी ने कहा, इससे थोड़ा बड़ा टुकड़ा दो। शेर ने कहा, अब दूसरा कान भी काट दो। किसान ने दूसरा कान भी काट दिया। पत्नी ने गुस्से में कहा, इतना छोटा टुकड़ा क्यों देते हो? इस लकड़ी के तने से बड़ा टुकड़ा काटो। शेर ने कहा, अब मेरी पूंछ भी काट दो। किसान ने पूंछ भी काट दी। पत्नी ने कहा, तुमसे तो होता नहीं, छोड़ो मैं खुद काट लेती हूं। यह सुनकर शेर डर के मारे भाग गया। आगे एक गीदड़ मिला। उसने शेर से पूछा, तुम्हारे कान कटे हुए हैं, पूंछ भी नहीं है, खून बह रहा है और तुम भाग रहे हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? शेर ने कहा, बादशाह की फौज ने मुझ पर हमला कर दिया, मेरे कान और पूंछ काट डाले। बस खुदा ने जान बचाई। गीदड़ ने कहा, ऐ बुजदिल, तुम्हें एक औरत ने डराया है। न कोई बादशाह था, न फौज। एक औरत ने तुम्हारे कान और पूंछ काट दिए। शेर ने कहा, मैंने अपनी आंखों से फौज और वजीर देखा है। गीदड़ ने कहा, वो औरत थी। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन एक रस्सी ले आओ। उसका एक सिरा अपने गले में डालो और दूसरा मेरे गले में। गीदड़ ने ऐसा ही किया। दोनों के गले में रस्सी डाली और साथ साथ चल दिए। सवार ने देखा कि गीदड़ शेर को खींचता हुआ ला रहा है। उसने गिद्ध से पूछा, तुमने बादशाह से वादा किया था कि 13 शेर लाओगे, अब सिर्फ एक लाए हो, वो भी कान कटा? ये सुनते ही शेर फिर डर गया और भाग खड़ा हुआ। गिद्ध को घसीटता ले गया। गिद्ध का सिर धड़ से अलग हो गया, टांगे टूट गई और वह मर गया। शेर अपने कटे हुए कान और पूंछ के साथ भाग निकला। किसान और उसकी पत्नी ज्वार के खेत में खुशी खुशी रहने लगे। मियाँ पोत्रो, छोड़ छे लगन। मियाँ पोत्रो, छोड़ छे लगन। सर्द रात में जब ये सरसराती हुई आवाज गूंजी तो छोटा अजीर डरकर रजाई में छुप गया और अपनी दादू के साथ लेट गया। दादू ने डांटते हुए कहा, अरे शैतान की बच्ची, बच्चों को क्यों डराती है? कश्मीर में सर्दियों की छुट्टियां हो चुकी थीं। घर के सभी लोग एक शादी में दूसरे शहर गए हुए थे और बच्चों को दादी के पास छोड़ गए थे, जिन्हें सब दादू कहते थे। छोटे बच्चे दादू के कमरे में मोटी दरियों पर गद्दे बिछाकर रजाइयों में लेटे हुए थे, जबकि लड़के अपने चाचा सादिक के साथ बैठक में सो रहे थे। निखत ने अपनी दादी से पूछा, दादू, ये मियाँ पोत्रों की कहानी क्या है? दादू ने बताना शुरू किया, मियाँ पोत्रों की कहानी बहुत पुरानी है। मैंने अपनी परदादी से सुनी थी और उन्होंने अपनी दादी से। आजकल फिर एक अरसे बाद कश्मीर में ये बात फैल रही है कि एक भटकी हुई आत्मा मियाँ पोत्रो रात को सुनसान गलियों में घूमती है और जोर जोर से पुकारती है, मियाँ पोत्रो, छोड़ छे लगन। मियाँ पोत्रो, छोड़ छे लगन। कश्मीरी भाषा में मियाँ का मतलब होता है मेरे, पोत्रो का मतलब होता है बच्चों, छोड़ छे का मतलब ठंड और लगन का मतलब लग रही है। तो पूरा वाक्य हुआ, मेरे बच्चों, मुझे ठंड लग रही है। अजीर थोड़ा और रजाई से बाहर आकर बोला, चुड़ैल को भी ठंड लगती है, वो तो हवा में उड़ने वाली चीज होती है। दादू मुन्ने की इस बात पर हंस दी, मगर अपनी बात जारी रखी। लोग कहते थे कि मियाँ पोत्रो नाम की चुड़ैल कश्मीर में घूमती है। लोग उससे डरते थे। वो कभी एक गली में आवाज देती तो सुबह ये किस्सा 50 मोहल्लों में गूंज जाता। जो लोग कश्मीर से बाहर चले गए वो ये कहानी अपने साथ ले गए। वक्त गुजरता रहा, नस्लें कश्मीर में पैदा होकर खत्म होती रहीं और मियाँ पोत्रो धीरे धीरे कश्मीर के इतिहास का हिस्सा बन गई। आदिल, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, भी दादी के कमरे में आ गया था। उसने बात सुनी तो पूछा, दादू, घटनाएं दो तरह की होती हैं, एक जो देखी जाती है और दूसरी जो सुनी जाती है। क्या इस मियाँ पोत्रो को किसी ने कभी देखा भी है या बस ये कहानी ही चलती आ रही है? दादू ने करवट बदलते हुए और अपनी कमर के पीछे एक तकिया रखते हुए कहा, देखने के भी किस्से हुए हैं। अल्लाह माफ करे, तुम्हारे दादा की बात है।
शादी के कुछ दिन बाद आधी रात को उनकी घोड़ी बौखला गई और रस्सी तुरा दी। हमारी नींद खुल गई। तुम्हारे दादा देर तक उसे सहलाते रहे। तब जाकर वो शांत हुई। उन्होंने बताया कि घोड़ी किसी भूत से डर गई थी। मियाँ पोत्रो गली में चीखती हुई निकली थी। लोगों ने छिपकर देखा था। आदिल ने कहा, लेकिन ये तो फिर भी सुनी सुनाई बात ही हुई। दादा ने खुद देखा तो नहीं था। इससे पहले कि दादू जवाब देती, आलिया ने एक और सवाल कर दिया। दादू, ये मियाँ पोत्रो सिर्फ सर्दियों में ही क्यों चिल्लाती है? दादू ने कहा, असल चीज है सन्नाटा। वो लोगों को सन्नाटे में डराती है। सर्दियों में रात को बहुत सन्नाटा होता है। लोग दो दो कंबल जोड़कर दुबक कर लेटे होते हैं। वो आवाज उन्हें बहुत डराती है। निखत ने अपनी रजाई और कसकर लपेटते हुए कहा, उसका नाम हमने जबरदस्ती मियाँ पोत्रो रख दिया है। पता नहीं असली नाम क्या होगा बेचारी का। आदिल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, निखत। सब हंस दिए तो आदिल ने और जोड़ा, अगर निखत अभी अपने बाल खुले छोड़ दे तो आप सब भी चिल्ला उठेंगे, मियाँ पोत्रो। निखत ने गुस्से से कहा, आदिल के बच्चे, ये मजाक भी उधार रहा। दादू ने ऐलान किया, महफिल खत्म, सब सोने की तैयारी करो। आदिल वहां से सीधा चाचा के पास बैठक में चला गया। वो बहुत देर तक बिस्तर में लेटा मियाँ पोत्रो की हकीकत के बारे में सोचता रहा। आधी रात का समय था। आदिल को निखत की आवाज सुनाई दी, जो डर से कांप रही थी। आदिल, मियाँ पोत्रो गली में आ गई है। आदिल बिजली की तरह उठ बैठा। फिर उसे याद आया कि शायद निखत उसे मजाक का बदला ले रही है। वो करवट बदलते हुए बोला, क्यों डराने चली आई? निखत ने जोर देकर कहा, सच आदिल। उसी समय गली से एक कांपती हुई लेकिन साफ आवाज गूंजी, मियाँ पोत्रो छोड़ छे लगन। मियाँ पोत्रो छोड़ छे लगन। आदिल की नींद उड़ गई। वह रजाई फेंककर खिड़की की तरफ लपका, जिससे पूरी गली दिखाई देती थी। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। गली में सन्नाटा था। कहीं अंधेरा था और कहीं बिजली की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। ठंडी हवा पत्तों को उड़ाए जा रही थी। उन्हीं पत्तों के बीच एक औरत सिर झुकाए धीरे धीरे चल रही थी। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी और चेहरा ढका हुआ था। उसका झुका हुआ शरीर बताता था कि वह एक बूढ़ी औरत थी। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। वो कांपती है लेकिन तेज आवाज में पुकार रही थी, मियाँ पोत्रो छोड़ छे लगन। आदिल पहले तो सोच में पड़ा कि उसे जवाब दे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। उसने चाचा को जगाया और पूरी बात बताई। चाचा ने भी खिड़की से उस औरत को देखा जो अब उनके घर से आगे निकल चुकी थी। चाचा जी, इसकी सच्चाई जाननी है और ये कहाँ जाती है। मैं भी यही चाहता हूं, चाचा ने ओवरकोट पहनते हुए कहा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी ही दोनों घर से बाहर निकल पड़े। आदिल के हाथ में कुल्हाड़ी थी और चाचा के पास एक भरी हुई बंदूक। वो बूढ़ी अब गली के कोने से दूसरी तरफ मुड़ रही थी। वो दोनों तेजी से चलकर उसके पास पहुंचे ताकि वह नजरों से ओझल न हो जाए। चारों ओर सन्नाटा था। कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा था। फिर वह दुखी आवाज दोबारा गूंजी, मियाँ पुत्रो छोड़ छे लगन। सर्द हवा में उड़ते पत्ते माहौल को और रहस्यमयी बना रहे थे। वह औरत अब तीसरी गली में थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। गली के आखिर में वो एक जंगल की राह पर मुड़ गई और एक ऊंचाई पर बने मकान में जाकर गायब हो गई। चाचा और आदिल भी उस मकान तक पहुंच गए। चाचा ने अपने कोट से टॉर्च निकालकर इधर-उधर देखा। चारों ओर कटे हुए पेड़ पड़े थे। चाचा के इशारे पर आदिल ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखाया। कौन है? अंदर से वही बूढ़ी बोली। हम आपकी मदद करने आए हैं अम्मा सकीना। दरवाजा खोलिए, चाचा ने कहा। आदिल हैरान रह गया कि चाचा उसे जानते हैं। दरवाजा खुला। अम्मा सकीना के हाथ में लालटेन थी। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ। अंदर आते ही चाचा बोले, आपका बेटा सरफराज कहाँ है? सरफराज चाचा का दोस्त था जो अचानक गायब हो गया था। अम्मा ने जवाब दिया, वो जेल में है। आदिल फिर हैरान हुआ तो चाचा ने बताया कि वह इन्हें अच्छी तरह जानते हैं।
अम्मा ने उन्हें अपने सामने चौकी पर बैठाया और कहा, बेटे, तुम जानते हो, हम ये जमीन 10 साल पहले 3 पीढ़ियों की जमा पूंजी से चौधरी बहावल से खरीदी थी। वो लकड़ी का बड़ा व्यापारी है, मगर असल में तस्कर है। पहले वो हमसे लकड़ी खरीदता रहा, फिर जमीन वापस मांगने लगा। हमने मना कर दिया, तो पिछले महीने उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। सरफराज को झूठे केस में जेल भिजवा दिया। मैं कुछ न कर सकी। आदिल ने पूछा, कागजात तो होंगे आपके पास? दुर्भाग्य से नहीं मिल रहे। चौधरी बहुत ताकतवर है, सबूत मिटा देता है। मैं मियाँ पोत्रो के बारे में उतना ही जानती हूं जितना तुम। आज पहली बार बाहर निकली ताकि लोग मेरी बात सुने। चाचा बोले, हम आपकी मदद करेंगे। चौधरी बहावल घुटने टेकेगा, इंशाअल्लाह। चाचा एक पत्रकार थे। टीवी, रेडियो, अखबार और पत्रिकाओं के रिपोर्टर खबर के लिए उमड़ पड़े। परिवार के सभी लोग अपने जानने वालों को लेकर आ गए। बहावल के विरोधी भी इकट्ठा हो गए। लोगों की आवाज इतनी तेज हुई कि बात बहुत ऊपर तक पहुंची। सरफराज जेल से छूट गया। कई अन्य पीड़ितों ने भी केस दर्ज करवाए। चौधरी बहावल डरकर रातों रात देश छोड़कर भाग गया, मगर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने उसे पकड़ लिया।